हेलो दोस्तों, तो आपके फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज हम एक अपना मेगा करंट अफेयर्स सेशन करेंगे जहां पे हम पिछले पूरे हफ्ते के इंडियन एक्सप्रेस के 15 से 16 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा हम आज टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और किस तरह से चीज़ों को आप मेंस में यूज़ कर सकते हो। बेसिक एजेंडा हमारा फाउंडेशन ऑफ द नेशन का, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, यही है कि आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, मेंस में आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव करना है, इंटरव्यूज में कैसे आंसर करना है। तो उसी चीज पे चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो कोटा की बात हुई है उस पे कोर्ट में चैलेंज किया गया है। एंड नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस अबाउट, किन दो चीज़ों के बेसिस पे इसको चैलेंज किया गया है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने एक परिवार पहचान पत्र की घोषणा की है, समथिंग लाइक आधार, इसी तरह का एक आईडी कार्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग है। लेकिन what I want to talk about is कि इतनी सिंपल न्यूज़ को हम अपने आंसर्स में कैसे यूज़ करेंगे। Now we'll also talk about इनको फेडरलिज्म के आंसर्स में कैसे यूज़ करेंगे, उनके क्रिटिसिज्म में कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, स्पेस एक्स का रिसेंटली जो स्टारशिप प्रोटोटाइप है उसने अपनी रिसेंटली टेस्ट फ्लाइट जो है पूरी की है। तो यहाँ पे विल बी डिस्कसिंग कि आप इंडियन स्पेस प्रोग्राम के आंसर्स में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और प्री के लिए ऑब्वियसली द डेटा इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। देन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम था कि आरबीआई ने रिसेंटली जो अपने रेपो रेट्स हैं, इनके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वैसे के वैसे रखे हैं, बदले नहीं है। तो वील बी डिस्कसिंग वाई। तो वाई क्यों है कि क्या इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है, वाई दे हैव नॉट बीन चेंज। तो इन दो आर्टिकल्स को मैं क्लब करके आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट है स्मॉग टावर्स, बहुत ज़्यादा आपने न्यूज़ में सुने हैं, सर ने एक स्पेशल सेशन भी लिया था इसका। सो आई विल बी डिस्कसिंग अ लिटिल बिट अबाउट इट सो दैट वील डिस्कस कि किस तरह से दीज विल बी यूज्ड इन योर आंसर्स। नेक्स्ट, न्यू एप्रीहेंशन पॉलिसी पे 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप इनके एनालिसिस में कोट करोगे। देन सी लेवल राइज जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इकोनॉमीज को एंड सम सर्टेन अदर थिंग्स। सो दिस पर्टिकुलर article talks about certain examples which can be quoted and we'll be discussing about them. Then हमें चाइना का जो वर्जन है जीपीएस उसके बारे में डेफिनेटली पता है, हमने बहुत बार करंट अफेयर्स में पढ़ा है। Then we'll also be discussing that how it will be affecting US and other constraints with it. Then टिकटॉक के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। देन लोकस्ट जो है रिसेंटली ऐसा कहा गया है कि इसको नेशनल डिजास्टर जो है वो बता दीजिए। तो क्यों कहा गया है, व्हाट आर द रीजंस, कुछ इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। देन इक्वाडोर जो है उसके आसपास चाइनीज शिप्स को देखा गया है, राइट, नॉट एग्जैक्टली शिप्स बट लाइक फिशिंग वेसल्स। तो इनके रीजंस क्या है, विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट एज वेल। ठीक है, रिसेंटली जो क्रू ड्रैगन है गल्फ ऑफ मेक्सिको में लैंड हुआ है, राइट। तो अल्टीमेटली विल बी डिस्कसिंग कि यहाँ पे 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट आई विल बी डिस्कसिंग कि किस तरह से आप उनको इंडियन स्पेस प्रोग्राम के आंसर्स में यूज कर सकते हो। देन आर्टिकल 370, आर्टिकल 335A है ना, इसके एब्रोगेशन को इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर। सो व्हाट डज गवर्नमेंट से कि हमने वहाँ पे क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एज गवर्नमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन रिसेंटली पंजाब में कुछ पेस्टिसाइड्स बैन हुए हैं, तो इससे क्या ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है एंड वाई इन पंजाब, वाई नॉट एनीवेयर एल्स। ऑल्सो रिसेंटली एक नए वायरस की बात हुई है, टिक बॉर्न वायरस। टिक मैंने आपको पहले भी दिखाया, एक तरह की इंसेक्ट होती है, तो इट्स बीन स्प्रेडिंग इन चाइना। सो विल बी discussing about that as well। ठीक है, अगर हम सबसे पहली न्यूज़ की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात करें कि जो भी आपके इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन की बात है, ये हम सबको पता है, हमने न्यूज़ फॉलो की है। लेकिन देयर हैव बीन सर्टेन पिटिशंस दैट हैव बीन चैलेंजिंग दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट। तो हम इसकी बात करेंगे कि किन रीजंस के बेसिस पे इनको चैलेंज किया गया। बट बिफोर दैट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो इज कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं अमेंड किए गए हैं, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। जहां आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। व्हाट आर द सर्टेन ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। वही आर्टिकल 16 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, स्पेसिफिकली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। नाउ आई एम प्रिज्यूमिंग दैट यू नो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज यहाँ आई विल बी ओनली डिस्कसिंग द रिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन से सेक्शंस अमेंड किए, सॉरी कौन से आर्टिकल्स अमेंड किए गए हैं। नाउ यू नो द आर्टिकल्स। ठीक है, तो 10% रिजर्वेशन की जो बात है दैट इज इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इन दोनों ही चीजों को आप याद रखोगे बिकॉज हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज कि कभी भी अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है या इंटरव्यूज में आता है तो इंट्रो पार्ट में आपको इस चीज को कोट करना डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप देखो कि किन बेसिस पे चैलेंज किया गया, पहला चैलेंज क्या है कि वो कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है दिस वॉयलेट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर। अब कैसे वॉयलेट कर रहा है, तो जो पिटिशनर्स है वो कह रहे हैं कि अभी तक जो भी प्रोटेक्शंस दी गई हैं वो हमेशा सोशली बैकवर्ड क्लासेस या सोशली डिसएडवांटेजेस क्लासेस को दी गई हैं, तो हमेशा सोशल बैकवर्डनेस हैज बीन द क्राइटेरिया। बट अब आप बात कर रहे हो कि बेसिस ऑन हाउ मच दे अर्न, बेसिस ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस आप उनको कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहे हो। तो बहुत ही सिंपल सी बात पिटिशनर्स करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी इकोनॉमी के हिसाब से, इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से प्रोटेक्शन देने की बात नहीं की गई है। ऑल्दो इस चीज़ को भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, जो आपको याद होनी चाहिए कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट चीज़ें बताई हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ वेरी क्लैरिटी से क्लैरिफाइड कि डिपेंडिंग अपॉन जैसी सिचुएशंस आएगी हो सकता है कि चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड हो। तो इसलिए इस चीज को यदि क्वेश्चन किया गया है और यदि ये चीज वैलिड हो जाती है कि इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से भी आप कर सकते हो, सो दैट विल आल्सो बी एडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर। बट अगेन दैट्स समथिंग व्हिच इज लॉन्ग वे। अभी बस फिलहाल आप याद कीजिए कि किन चीजों पे इनको वॉयलेट किया जा रहा है, ऐसा जो पिटिशनर्स कह रहे हैं। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज करने को आए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की पॉलिसी को, डेफिनेटली आप इस पॉइंट को कोट कर सकते हो। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी जो बात कह रहे हैं कि एक बहुत सिंपल सी अमेंडमेंट है, रादर एक केस को वो कोट कर रहे हैं, इंदिरा सहानी केस है। वो कह रहे हैं कि इंदिरा सहानी केस में स्पेसिफिकली कहा गया था कि जो रिजर्वेशंस है उनको 50% पे कैप कर दिया जाएगा। तो अभी भी वो यही कह रहे हैं कि एक तो 50% की कैप की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है वो उससे ऊपर चले जाएं। सेकेंडली वो कह रहे हैं सिर्फ इकोनॉमिकली बैकवर्ड की नॉट बी अ क्राइटेरिया जिसके हिसाब से आप ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक स्ट्रक्चर को कोट करना पड़ेगा, एंड यू कैन आल्सो कोट दिस पर्टिकुलर केस लॉ एज वेल। आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में पता होगा, राइट, जहां पे रिजर्वेशंस की बात हुई थी। तो वो सिंपल सी बात करें कि वहां पे भी कहा गया था कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जा सकती। तो अगर ईडब्ल्यूएस की जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर जाए तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की अपनी पिछली रूलिंग के ही अगेंस्ट जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर चीज़ पे हम आए तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिजर्वेशंस हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। अब जितने भी प्राइवेट या अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं कि उनका एक फंडामेंटल राइट है कि वो अपने हिसाब से दे हैव राइट टू प्रैक्टिस देयर ट्रेड और प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू देम। नाउ जब सरकार उन्हें कंपेल करती है कि सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से वो अपने एडमिशंस करें या सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी के को छोड़ के अदर देन मेरिट के बेसिस पे वो एडमिशन करें, तो कहीं ना कहीं उनका जो फंडामेंटल राइट है टू प्रैक्टिस देयर ट्रेड एंड प्रोफेशन वो वॉयलेट हो जाता है। ऑल्दो कई लोग यहाँ पे ये भी कंटेंट करते हैं कि अगर SC ST रिजर्वेशंस वैलिड है तो व्हाई नॉट दिस, ठीक है। बट अगेन व्हाट द सुप्रीम कोर्ट विल से वील हैव टू फॉलो दिस। बट हाँ, अगर आपको क्रिटिसिज्म आता है फिलहाल डेफिनेटली आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप हम चीज़ कहें तो सरकार क्या बोल रही है, सरकार बोल रही है सबसे पहली चीज़, अगर आपको लगता है एज अ पिटिशनर कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है देन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू। हमेशा यही होता है, जो केस करता है द बर्डन ऑफ प्रूविंग द इशू ऑलवेज लाई ऑन देम। ऑल्सो सरकार क्या कहती है कि आर्टिकल 46 हमें स्पेसिफिकली, जो आर्टिकल 46 है DPSPs का, वो स्पेसिफिकली कहता है कि सरकार की ड्यूटी है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी वो प्रोटेक्ट करें। तो सरकार इसको भी कोट करती है कि हमने आर्टिकल 46 के अंडर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसके अंडर हमने ये काम किया। जैसे आप देख रहे हो, जो सबसे पहली बात उन्होंने यही कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात नहीं है, लेकिन सरकार कह रही नहीं जी 46 में तो कह रहा है। हाँ, दैट्स अ सेपरेट इशू। आपको पता होगा कि DPSPs जो है वो बाइंडिंग नहीं होते। तो व्हाट द सुप्रीम कोर्ट विल से, दैट इज समथिंग व्हिच इज येट टू कम। बट हाँ, इन पॉइंट्स को आप डेफिनेटली कोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चीज की बात करें तो जो सरकार है वो एक और चीज़ कहती है। सरकार कह रही है कि देयर वाज दिस केस वेयर रादर द केस वाज कॉल्ड अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे स्पेसिफिकली ये कहा गया था कि डेफिनेशन ऑफ OBC जो है
मान लीजिए कि अगर आपको ओबीसी रिजर्वेशन मिल रहा है तो इस पर्टिकुलर केस में क्लैरिटी से कहा था डेफिनेशन ऑफ ओबीसी जो है स्पेसिफिकली कास्ट के बेसिस पे नहीं था, लेकिन कास्ट प्लस इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे था। तो सरकार कह रही है जब आपने उस समय कास्ट के साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा तो व्हाई नॉट फॉर ईडब्ल्यूएस। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को आगे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशंस आते रहेंगे जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी, एंड यू विल हैव टू कीप ऑन फॉलोइंग देम। ऑल्सो सरकार के लिए जितने भी अनएडेड या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करता है जब भी अपनी किसी आर्टिकल की बात करता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमेशा ही रहते हैं। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है इसके अंडर पार्लियामेंट कह रहा है या सरकार कह रही है कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमेशा ही वुड बी लाइन की गवर्नमेंट किस तरह से उन्हें यूज करना चाहती है, एंड बाय यूजिंग द क्लॉज ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डेफिनेटली होनी चाहिए। ठीक है, नाउ वील हैव टू वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू कम अप विद द जजमेंट एंड देन लेट्स सी हाउ द इशू टेक्स प्लेस। आगे नेक्स्ट एक हरियाणा में एक परिवार पहचान पत्र की बात है। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि आधार तो है आपके पास, व्हाई अ डिफरेंट पहचान पत्र। ना एक ना बहुत बेसिक डिफरेंस है कि आधार जो है हर इंडिविजुअल का बनता है, जो परिवार पहचान पत्र, अगर आप ध्यान से सुनो, परिवार का, फैमिली का पहचान पत्र है, यानी कि जो आपका पीपीपी होगा इट विल बी वन कार्ड विच विल बी रिप्रेजेंटिंग फैमिली एज ए यूनिट। ना व्हाई फैमिली एज ए यूनिट? हरियाणा कहता है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, वो फैमिली बेस्ड है, इंडिविजुअल बेस्ड नहीं है। तो इनके लिए काफी ईजी हो जाएगा टू डिस्ट्रीब्यूट सच थिंग्स इफ दे हैव अ पहचान पत्र एडिशनली। ऑल्सो क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, हरियाणा सरकार के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको कोई बेनिफिट लेना है हमारी गवर्नमेंट स्कीम का तो आपको पहचान पत्र डेफिनेटली बनाना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि ना माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो हरियाणा सरकार कह रही है कि जब कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अ लॉट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स केम बैक, है ना, या पीपल वेंट समवेयर, तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि कौन एलिजिबल था कौन नहीं था। तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए भी जो पीपीपी मॉडल है या पीपीपी पहचान पत्र है उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। अब ध्यान देना इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सिर्फ या तो प्री में क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कुछ लॉन्च हुआ है, कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हाउ डू यू टॉक अबाउट इन फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है कि स्टेट अपने हिसाब से काम करिए और सेंटर अपने हिसाब से, तो आप फेडरलिज्म के क्रिटिसिज्म में इसको डेफिनेटली कोट कर सकते हो कि इवन दो देयर इज अ पूरे इंडिया के बेसिस पे एक आधार कार्ड है, स्टिल स्टेट्स जो है अपने कार्ड्स जो है इशू कर रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं डिविएशन है फ्रॉम दी आइडिया ऑफ सेंटर का रूल, राइट। एक और चीज क्या है कि कितना ही डिफरेंस है हर स्टेट की स्कीम्स और स्कीम्स जो कि इंडिया वाइड है, कि कहीं ना कहीं स्टेट स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक डिफरेंट आईडी कार्ड इशू करना पड़ रहा है। तो कहीं ना इनको आप क्रिटिसिज्म में या किसी तरह से यूज कर सकते हो। तो दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच गेट यू मार्क्स, ठीक है। मेंस में ये तो सभी लिखेंगे कि कहीं ना कहीं स्टेट्स डिविएट कर जाती हैं, लेकिन किस तरह से डिविएशन करती हैं उसके मार्क्स है, एंड दिस इज द एग्जांपल फॉर दैट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। ओके, सॉरी आई डोंट नो वहाँ हेडिंग नहीं आएंगे, बट सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा देती हूँ कि रिसेंटली एक स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट है, इस पे बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे, स्पेस एक्स का है ये, राइट। आई होप यू नो अबाउट स्पेस एक्स, ठीक है। तो रिसेंटली इस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस बहुत सिंपल है कि जो आप क्रू या कार्गो लेके जाते हो टू स्पेस, उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि ये जो आप बार बार क्रू को भेजते हो स्पेस में, कार्गो को भेजते हो, कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोसेस है इस तरह से हो जाए कि रीयूजेबल व्हीकल्स हो जाए, व्हीकल्स को आप बार बार यूज कर सको, एंड अफोर्डेबल भी हो जाए। तो ये जो स्टारशिप सिस्टम है स्पेस एक्स का, कहीं ना कहीं ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि बार बार रीयूज किया जा सकता है, रीयूजेबल है, जिससे कि कार्गो और क्रू को अर्थ, मून या मार्स पे बहुत ही कम समय में प्लस मिनिमम पैसे खर्च करके भेजा जा सके। रादर स्पेस एक्स तो कहता है कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है ये। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि कितनी सारी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि सो दैट आपका ये जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसको और ज़्यादा अफोर्डेबल किया जा सके, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि क्यों स्पेस एक्स ऐसा करना चाह रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल जो है वो एक्सेसिबल हो सके, ऑल्सो अफोर्डेबल भी हो सके, एंड स्पेस एक्स कहीं ना कहीं चाहता है कि पहली प्राइवेट कंपनी हो जो कि
ऐसा करें, जिससे कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस हैं उनको मार्स तक भी ले जाया जा सके एंड टू द अदर डेस्टिनेशंस इन द सोलर सिस्टम। कहीं ना कहीं आपने स्पेस से रिलेटेड मूवीज देखी होंगी, आप बहुत बार देखते हो कि लोगों को अर्थ से दूसरे प्लैनेट्स पे ले जाया जाता है, बट हमेशा से ये बहुत ही ज़्यादा मूवीज़ का कॉन्सेप्ट रहा है, पर इनको रियलिटी बनाने के लिए कहीं ना कहीं स्पेसएक्स काम कर रहा है एंड रियलिटी इन टर्म्स ऑफ जितनी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है उतना ही अफोर्डेबिलिटी भी ज़्यादा हो। नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है कि आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं किए हैं ना, अनचेंज रखे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्यों ऐसा उन्होंने नहीं किया? तो बहुत सारी कहानी लिखी हुई थी, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। ये तो चलो आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि इंटरेस्ट रेट्स जितने कम रखे जाएंगे, राइट, उतना ही पैसा मार्केट में ज़्यादा आएगा। लेट्स से कि बैंक के पास 100 रुपये थे, अब आरबीआई ने कहा हमारे पास 40 रुपये दे दो, तो बैंक के पास कितने बच गए? 60 रुपये। अब 60 जब आम आदमी के पास जाएंगे, जब पैसा मार्केट में जाएगा, पीपल विल स्पेंड मोर और आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। रादर अगर 100 की जगह 100 में से बैंक कह दे नहीं 60 मुझे दे दो, तो 40 ही बचे, तो क्या होगा? कम पैसा मार्केट में जाएगा, इन्फ्लेशन भी उतनी कम होगी, बिकॉज लोगों के पास पैसा खर्चा करने के लिए कम होगा। अब इन्फ्लेशन रेट को, अब जो ये रेट है इसको सेम रखा गया, नहीं भी जितना है उतना ही रखे। क्यों? क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन जो है वो ऑलरेडी बढ़ी हुई है। तो सरकार जो है कहीं ना कहीं, आरबीआई कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती कि मैं इसको कम कर दूं या ज्यादा कर दूं और इन्फ्लेशन रेट जो है फिर से फ्लक्चुएट हो जाए। आपको पता है फूड इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है, राइट, मेडिसिन में इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है कि गवर्नमेंट को प्राइस कंट्रोल ऑर्डर निकालना पड़ा, राइट। तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन और ना बदले, इस वजह से जो वो रेट्स हैं वो सेम रखे जा रहे हैं कि वो जितना पैसा मार्केट में है उतना ही रहे, राइट। सडनली बहुत सारा पैसा मार्केट में ना आ जाए जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए। बहुत सिंपल सी बात। दूसरा रीजन क्या है? कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी ध्यान में रखते हुए इस चीज को किया गया है, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट्स है, यू कैन ऑलवेज कोट दिस, आपको प्री में भी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। स्मोक टावर्स बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहे, मैंने भी एक बार प्री क्योर में डिस्कस किए हैं, आपके पास बिग न्यूज में पूरा वीडियो भी है। बट सिंपल सी चीज समझते हैं कि ये चीज न्यूज में है क्यों, व्हाई स्मोक टावर्स। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि हरियाणा, पंजाब, यूपी में स्टबल बर्निंग का इशू हमेशा से ही रहा है, राइट। नाउ इस स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली में बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन रहता है, हर साल ये चीज न्यूज में होती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप स्टबल बर्निंग को बेसिक से कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो जो इससे पोल्यूशन हो रहा है, जो पार्टिकुलेट मैटर आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट और जो वहाँ का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको बोला है स्मोक टावर्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप दीजिए। तो ये स्मोक टावर्स क्या है? बेसिकली कुछ टावर्स हैं जो इंस्टॉल किए जाएंगे। टावर्स में ना बहुत सारे प्यूरिफायर्स लगे हैं एट डिफरेंट स्टेजेस। तो होता क्या है, हवा अंदर की तरफ आएगी तो क्या होगा, एट एवरी स्टेज जो हवा है वो प्यूरिफाई होगी एंड एट दी एंड जो है प्यूरिफाइड हवा को ज़मीन के पास रिलीज कर दिया जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं इस मैकेनिज्म से ये सिंपल सी चीज़ हो रही है कि ये जो खराब हवा है यार, पोल्यूटेड एयर है, वो एट द टॉप ऑफ द टावर इट विल एंटर एंड इट विल गो थ्रू ऑल द फिल्टर्स एंड इवेंचुअली रिलीज नियर द ग्राउंड। उससे क्या होगा, प्यूरिफाइड एयर जो है वो आपके दिल्ली में अगेन आ जाएगी। कितनी सक्सेसफुल है इसके लिए कहीं ना कहीं आपको दूसरी कंट्रीज के एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे। तो नीदरलैंड, चाइना, साउथ कोरिया, पोलैंड में इनको यूज किया गया है। और रादर सबसे पहले अगर हम बात करें, नीदरलैंड में शुरू किया गया था। चाइना में तो सबसे बड़ा स्मोक टावर है जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो क्लीन जोन्स है दिल्ली में, और अगर इनको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो 50% ऑफ योर पार्टिकुलर मैटर कैन बी एलिमिनेटेड। लेकिन कितना सक्सेसफुल है दैट ओनली डेज विल कम, जो कि हमें बताएंगे, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बहुत अच्छा आर्टिकल था कि थोड़ी सी इश्यूज है जनता को, या रादर राइटर को जो ये लिख रहे हैं। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि इज इट अनदर डॉक्यूमेंट। कितने सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सरकार ने हमेशा रिलीज किए हैं और उन पे 100% काम नहीं हुआ है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डॉक्यूमेंट ना रह जाए और ये सारी चीज़ें इन रियलिटी भी आए। एक और चीज़ जो लेखक यहाँ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमेशा से इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उनकी कभी भी एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी नहीं रही। कभी वो मनरेगा में पैसा लगा रहे हैं, कभी एमपी लैब्स में लगा रहे हैं, लेकिन कभी क्वालिटी एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी नहीं है। रादर अगर एजुकेशन भी रहे, स्पेसिफिकली क्वालिटी एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं रही है। तो वो कह रहे हैं क्या अब होगा, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड ओनली टाइम विल टेल। नेक्स्ट, रेजिस्टेंट टू चेंज भी तो बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कि आप चेंजेस कर रहे हैं ना, व्हेन यू स्टार्ट अबाउट द चेंजेस, जिन पे चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए भी तो एक चेंज है। तो दे ऑलवेज बीन रेजिस्टिंग। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे शायद जिनको नुकसान भी होगा, है ना। तो पीएचडी होल्डर्स, पीपल ऑफ ऑलरेडी डन एमफिल्स, लेकिन
किस तरह से उस चीज़ को लेंगे वो लोग, वो भी इंपॉर्टेंट है कि जिनके लिए किया जा रहा है विल दे रेजिस्ट द चेंज, विल दे अग्री टू द चेंज। सो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए सरकार ने चेंज कर दिया बट जनता पे जो चीज़ हो रही है, विल देयर बी एनी चैलेंजेस। आप देखते हो कि मान लीजिए EWS पॉलिसी आई, सो पीपल हैव ऑलरेडी चैलेंज्ड इट। सो बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी चेंज होगा उसकी हमेशा से रेजिस्टेंस आएगी, तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो द डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्री इंक्वायरी, कि आपके फ्री थॉट को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन किस तरह से। मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन उस पर कुछ रिजर्वेशंस प्लेस करता है, फॉर एग्जाम्पल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की हमने, राइट, EWS में, तो किस तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस पर भी देखना ज़रूरी है। ऑल्सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कल्चरली पोलिटिकल कन्फर्मिटी में ही रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखते हो जहाँ पे हम कई बार न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि इस रिलीजन और पॉलिटिक्स की डिबेट से बाहर आके, कल्चर और पॉलिटिक्स की डिबेट से बाहर आके सिर्फ पढ़ाई पे या एजुकेशन पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स और फ्री सोसाइटी दोनों को ही एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, ना एजुकेशन एब्सोल्युटली पॉलिटिसाइज हो जाए और ना ही किसी कल्चर या फिर रिलीजन की तरफ जाके या फ्रीडम ऑफ स्पीच से अलग जाके ये पॉलिसी बने। तो कहीं ना कहीं वील हैव टू सी हाउ इट कम्स, बट लेकिन जब आप उनका क्रिटिसिज्म लिखोगे आप डेफिनेटली इन पॉइंट को कोट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं कि बहुत ज़्यादा कोस्टल फ्लडिंग इंक्रीज होने वाली है। इस पे बहुत ज़्यादा आपके न्यूज़ में रिपोर्ट्स आती हैं, तो लेट्स सी कि व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल्स कैन बी कोटेड। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितने ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं, राइट, एंड अ लॉट ऑफ अदर चेंजेस हैव बीन हैपनिंग, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज है कि आपका सी लेवल राइज कर रहा है। तो सी लेवल राइज कर रहा है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है रीजनल सी लेवल राइज। रीजनल सी लेवल राइज का मतलब क्या है कि हर जगह पे डिफरेंट तरीके का सी लेवल राइज है। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल चीज कोट कर रहे हैं कि इंडोनेशिया जो है वो अपनी कैपिटल को रिलोकेट कर रहा है फ्रॉम जकार्ता टू बोर्नियो, राइट। तो वो कह रहे हैं इसका मतलब है इंडोनेशिया में जो ये सी लेवल का प्रॉब्लम है इतना ज्यादा है कि जो जकार्ता है दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी नाउ, इसीलिए उन्हें अपनी जो कैपिटल है वो रिलोकेट करनी पड़ रही है। ऑल्सो अगर आप मुंबई की बात करो, ऐसी प्रोडिक्शन है कि बाय 2050 मेजॉरिटी सेक्शन आपका जो है कहीं ना कहीं सी लेवल राइज की वजह से अफेक्ट हो सकता है। तो आप देख रहे हो कि देयर प्लेसेस लाइक इंडोनेशिया जो ऑलरेडी बहुत अफेक्टेड है एंड देयर आर प्लेसेस लाइक मुंबई जो कि 2050 में अफेक्टेड होंगे। इसीलिए जितना इंपॉर्टेंट है सी लेवल राइज को कोट करना, उतना ही लोकलाइज्ड सी लेवल राइज, रीजनल सी लेवल राइज भी समझना जरूरी है, दैट सी लेवल राइज हैज अफेक्टेड डिफरेंट रीजन्स डिफरेंटली। ठीक है, तो कभी भी आप कोट करोगे इन एग्जाम्पल्स को आप डेफिनेटली कोट कर सकते हो। अब व्हाट हैज एवरीबडी बीन डूइंग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडोनेशिया की बात करोगे, एक बहुत बड़ी वॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सी कोस्ट पे, ताकि पानी उसको क्रॉस करके अंदर ना सके, तो जिसे कि जाइंट गरुड़ा या जाइंट सी वॉल कहा जा रहा है। सिमिलरली जो यूके जैसे कंट्रीज है ना, डेनमार्क, ये लोग क्या है एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा सा डैम बना रहे हैं जिसमें दे कैन इजिली स्टोर वाटर जब ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए। कितने सक्सेसफुल होते हैं ये चीजें, ये इवेंचुअली ओनली टाइम विल टेल, बट जब आप अपने आंसर्स में इनको कोट करोगे कि ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए वर्ल्ड ने क्या स्टेप्स लिए हैं या सी लेवल राइज को काउंटर करने के लिए वर्ल्ड ने क्या स्टेप्स लिए हैं, डेफिनेटली आप इन स्टेप्स को कोट कर सकते हो, बिकॉज एवरी बडी विल राइट की हर कंट्री स्टेप्स ले रही है, बट किस तरह के स्टेप, एग्जाम्पल्स इज व्हाट विल फेच यू मोर मार्क्स। ठीक है, अगली अगर आप न्यूज पे आओ, चाइना का जो अपना जीपीएस वर्जन है, राइट, वो अब रिसेंटली लॉन्च हो चुका है। इंडिया का आपको पता है नाविक है ही है, राइट। तो कहीं ना कहीं चाइना ना बहुत सालों से उसमें लगा हुआ है। चाइना बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो जीपीएस सिस्टम है ना ही सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन उनकी सिटी प्लानिंग मैनेजमेंट में और उनके मेडिकल रेस्क्यूज में भी हेल्प करे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। कभी भी अगर आप इंडिया की जीपीएस के वर्जन की बात करोगे, है ना, नाविक की कभी आप बात करोगे कि हाउ डू यू थिंक इट कैन बी मेड बेटर, इससे क्या एक्सपेक्टेशंस है, यू कैन डेफिनेटली कोट दीज पॉइंट्स, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज के लिए अप्रोप्रिएट है वही सेम इंडिया से एक्सपेक्टेशंस को आप डेफिनेटली अपने आंसर्स में कोट करोगे। तो बहुत सिंपल सी बात करें कि चाइना ने 94 में शुरू किया था एंड नाउ चाइना हैज इंटीग्रेटेड दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन विद एवरी सेक्टर पॉसिबल, राइट, फिशरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेस्ट्री, पब्लिक सिक्योरिटी, सेम थिंग
कैन कोट इन नाविक का पॉइंट कि क्या वे फॉरवर्ड है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशंस है। कहीं ना कहीं जो चाइना का वर्जन है जीपीएस का वो एक्यूरेट पोजिशनिंग करता है, नेविगेशन टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मानी गई है। रादर इट्स डायरेक्ट कॉम्पिटिशन जो कि यूएस का सिस्टम है विच इज़ कॉल्ड जीपीएस। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट प्री का सवाल कि जीपीएस फॉर यूएस, राइट, चाइना के लिए देयर इज डिफरेंट सिस्टम, बाकी कंट्रीज का किस सिस्टम पे जो जीपीएस सिस्टम है उनका नाम क्या है? रशिया के लिए ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन के लिए गैलीलियो, इंडिया का आपको पता है नाविक। तो कहीं प्री में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। देन बहुत सिंपल सी बात करें कि यूएस और चाइना के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो चाइना ने ये डेवलप किया है सिस्टम, कहीं ना कहीं दिस कुड बी हार्मफुल फॉर यूएस की सिक्योरिटी, इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिक एरियाज। हो सकता है कहीं ना कहीं इनको सैटेलाइट से कनेक्ट कर दिया जाए या एस्पियोनाज के लिए यूज़ किया जाए, या हो सकता है कि कई ऐप से लिंक कर दिया जाए। तो क्या चेंजेस होंगे, किस तरह के implications हैं, दैट ओनली टाइम विल टेल। बट हाँ, आप इतना ध्यान रखोगे कि कहीं ना कहीं ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि एक बहुत ही डायरेक्ट चैलेंज है टूवर्ड्स यूएस। ठीक है जी, चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। टिकटॉक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ना। मैंने कई बार आपको ऐसे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं जिसमें यूएस ने कई बार ऐसा स्टेटमेंट दिया है दैट दे वांट टू काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुएंस, राइट। कहीं ना कहीं वो चाइना को डायरेक्ट काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देव डायरेक्टली सेड कि जो भी उनकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स हैं चाइना की, या और उनके जो एसोसिएशंस है चाइना के साथ, दे विल बी चेंजिंग। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टिकटॉक। ठीक है, कि जैसे कि इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने इन ऐप्स को बैन कर दिया ना। यूएस रादर देन बैनिंग, यूएस टुक ओवर दिस चाइनीज जायंट, राइट। यूएस की जो फर्म है माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने टिकटॉक को एब्सोल्युटली ओन कर लिया। अब तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं डायनामिक्स बदल रहे हैं, जहां इंडिया इनको बैन कर रहा है, यूएस इज टेकिंग ओवर देम। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि देयर इज अ एरा जहां पे अब एब्सोल्युटली रीडिफाइन होगा यूएस और चाइनीज जो है जितने भी कंपैरिजंस हैं। ऑल्सो ये चीज़ भी ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया एंड यूएस कहीं ना कहीं एलाइज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तभी एक टिकटॉक जो कि एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, इस पे दोनों का ही कहीं ना कहीं बेसिक स्टैंड सेम है कि हम अपने आप को डीकपल करना चाहते हैं फ्रॉम चाइना, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड का जो डिजिटल एंगेजमेंट है, वाई एम आई सेइंग डिजिटल एंगेजमेंट, बिकॉज ये स्पेसिफिकली एप्स की बात है, उसको रीअरेंज करने की भी बात है। बिकॉज जितना आप डिजिटली रीअरेंज करोगे, जितना आप इकोनॉमिकली रीअरेंज करोगे, कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटिकल पार्टनरशिप और पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी वैसे बदलेंगे। तो दीज एग्जाम्पल्स कैन ऑल्सो बी कोटेड। ठीक है जी, चलिए लोकस्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ना, राइट। तो लोकस्ट के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, आई होप आपको बेसिक्स पता है इसके। इफ नॉट यू कैन गो टू प्रीक्योर एंड स्टडी अबाउट देम। नाउ रिसेंटली लोकस्ट को कहा गया है कि आप नेशनल डिजास्टर कहिए ना। लोकस्ट में दिक्कत क्या है, व्हेन दे स्टार्ट ब्रीडिंग दे रिलीज सर्टन हार्मोन्स, जिसकी वजह से लोकस्ट एक के पीछे एक आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। इसलिए भी इनकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। अब इसमें क्या है, ब्रीडिंग के समय क्या होता है, फीमेल जो है ग्राउंड में होल डिग कर देती है और वहाँ पे एग्स ले कर देती हैं, एंड इनिशियली क्या हुआ, मान लीजिए कि जितनी भी स्वॉर्म्स हैं इनकी या लोकस्ट हैं, दे वेंट टू पंजाब का रीजन्स वाया राजस्थान, नाउ दे आर कमिंग बैक। ठीक है, अब नाउ दे आर कमिंग बैक द इनिशियल वंस जो कि आपकी बाकी कंट्री से आई थी, प्लस जो वहाँ पे एग्स हैं वो भी आगे जो है उनसे जो है यंग हॉपर्स निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए राजस्थान के रीजन में दिस लोकस्ट दैट दे आर कमिंग बैक एंड द लोकस्ट व्हिच हैव बीन बोर्न, दोनों की ही वजह से बहुत ज़्यादा डिजास्टर आने की संभावना है। इसलिए कहा गया है कि इसको डिजास्टर डिक्लेयर किया जाए। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे कह रहे हैं, आई होप आपको पता है कि इंडिया में लोकस्ट के लिए एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, मैंने प्रीक्योर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, यू कैन गो बैक एंड चेक आउट देयर। तो वो कह रहे हैं कि ना बहुत सिंपल सी बात है कि जितने भी ये यंग वंस हैं, यंग हॉपर्स हैं, ये भी बहुत छोटे स्टेज पे हैं, दे कांट फ्लाई। तो इसलिए कहीं ना कहीं विद हेल्प ऑफ स्प्रेइंग इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो कह रहे हैं हाँ डेफिनेटली डैमेजेस हैं, लेकिन दे कैन बी कंट्रोल्ड। इसलिए कई बार फार्मर्स राजस्थान से ये भी कह रहे हैं कि उनकी कुछ क्रॉप्स हैं जिनको डैमेज हुआ है, बट दे हैव ऑल्सो बिन ट्राइंग टू हैंडल इट वाया स्प्रेइंग, और डैमेज जो है दैट हैज बिन लो, बट स्टिल कहीं डैमेज बढ़ ना जाए, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिले डैमेज कंट्रोल की, इसलिए कहा जा रहा है कि इसको डिजास्टर जो है डिक्लेयर किया जाए। ऑल्सो नाउ एवरी ईयर
ठीक है, हमेशा से ही लोकस्ट आ रही हैं। तो स्पेसिफिकली जो मिड जुलाई सीजन है और भी ज़्यादा लोकस्ट आते हैं फ्रॉम अफ्रीकन रीजन्स, तो वो जो है अभी तक इंडिया की तरफ नहीं आए हैं। तो आप देख रहे हो देयर सर्टन लोकस्ट जो कि पंजाब हरियाणा वाले रीजन से वापस राजस्थान आ रहे थे, देयर सर्टन यंग लोकस्ट हियर, देन सर्टन अदर लोकस्ट वर सपोज टू कम फ्रॉम अफ्रीका। नाउ द एजेंडा, बेस्ट चीज़ क्या हुई कि अफ्रीका वाले लोकस्ट अभी तक अराइव नहीं हुए हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि इनको यहीं पे रोक लिया जाए, पर किस तरह से रोकेंगे दैट वील हैव टू सी। और कोशिश यही रहेगी कि ये जो लोकस्ट का इशू है एंडेमिक ना बने। ठीक है जी, चलिए रिसेंटली बहुत ज़्यादा मैंने न्यूज़ में आपको पहले भी ये चीज़ मैंने प्रीकर में डिस्कस की है कि इक्वाडोर के आसपास बहुत सारे चाइनीज शिपिंग वेसल्स देखे गए हैं नियर गैलापागोस आर्किपेलागो। तो सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी मैंने आपको कि पैसिफिक ओशन से एसोसिएटेड है गैलापागोस आर्किपेलागो। तो डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं कौन से ओशन से एसोसिएटेड है। मैंने आपको दिखाया भी था मैप में कि साउथ अफ्रीका के राइट में कहीं पे ये पर्टिकुलर आइलैंड्स आते हैं, विच इज सॉरी साउथ अमेरिका के राइट में आते हैं ये, तो दैट इज पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट, क्यों है वहां पे? तो बहुत सिंपल सी बात है कि चाइना पे पहले भी अक्यूज किया गया है कि चाइना इस पर्टिकुलर सीजन में वहां पे आके उनकी मरीन स्पीशीज को, फॉर एग्जांपल शार्क्स को हंट करते हैं। एंड पहले भी 2017 में चाइनीज शिप्स पे इन शार्क्स को डिस्कवर किया गया है, क्योंकि वहां पे ये जो शार्क्स हैं राइट, इनकी पर्टिकुलर पार्ट्स जो है चाइना में डेलिकेसी है, इसीलिए चाइना से ऐसी वेसल्स वहां पे आती हैं राइट। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई कि क्यों, वाई सच थिंग्स हैपन। नाउ इस पर्टिकुलर रीजन में क्या होता है, जो आपकी हम्बोल्ट करंट है ना, कहीं यहाँ पे पेरू के पास पेरुवियन करंट जिसे कहते हैं, कोल्ड करंट है। अब मान लीजिए ये समुंदर है, तो नीचे जो कोल्ड रीजन्स हैं उससे जब पानी ऊपर आता है, अभी जो कोल्ड रीजन्स हैं बिल्कुल अनटच्ड है, तो नीचे आपके पानी के एंड में न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ व्हेन दिस कोल्ड वाटर कम्स अप, अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं। न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं मतलब मरीन स्पीशीज भी वहाँ बहुत सारी आ जाएंगी, बिकॉज दैट विल एक्ट एज देयर फूड। इस वजह से इस रीजन में हम्बोल्ट करंट जब ये न्यूट्रिएंट्स लेके आती है, तब वहाँ पे बहुत सारा फिशेज या मरीन स्पीशीज आनी शुरू हो जाती हैं, जिनके हंट के लिए, जिनको इकट्ठा करने के लिए चाइनीज शिप्स वहाँ पे आती हैं। ठीक है, तो इस बार इसके डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेज भी है। ठीक है, दैट विल हैव टू सी कि अभी फॉर एग्जाम्पल इक्वाडोर डिस्कस कर रहा है कि पेरू, कोलंबिया, पनामा चले, तो यहाँ पे इसका अफेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी डिस्कशन है, बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया चाइना को। बस इतना किया गया है कि हाँ डिस्कम्फर्ट है चाइना से इक्वाडोर को, इसकी बात हुई है। बट हाँ, क्या इसके खिलाफ कंप्लेंट्स होंगी, क्या द केसेस विल गो समवेयर, दैट ओनली टाइम विल टेल। बट हाँ, कहीं आपको प्री में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो यू ऑलवेज हैव टू कोड दीज थिंग्स। नाउ रिसेंटली जो आपका क्रू ड्रैगन है, आपने देखा होगा गल्फ ऑफ मेक्सिको में, इट हैज़ कम डाउन राइट। नाउ कुछ ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे इन न्यूज़ में दैट आई वांट टू डिस्कस। ना आपको पता है कि इसरो भी कोशिश कर रहा है कि एक अपनी गवर्नमेंट आर्म रखे और एक अपनी प्राइवेट आर्म रखे राइट, क्योंकि उनकी कोशिश क्या है कहीं ना कहीं कि जितना भी लेट्स से कि अपना काम डिवाइड कर रहे हैं कि ऑल द इम्पोर्टेंट वर्क राइट दैट विल बी डन बाय द गवर्नमेंट आर्म, एंड ऑल द पेपर वर्क एंड ऑल द अदर वर्क जो कि एक प्राइवेट फर्म हैंडल कर सकती है वो उनको दे दे। तो कहीं ना कहीं इसरो भी अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहा है नासा की तरह, जैसे नासा ने स्पेस एक्स को कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए राइट। तो कहीं ना कहीं काम को डिफ्रेंशिएट करने की, इलेबोरेट करने की कोशिश की जा रही है राइट। जो फॉर एग्जाम्पल यूएस में स्पेस एक्स और बोइंग को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, तो इंडिया में भी एक प्राइवेट आर्म बनाने की कोशिश की जा रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इंडिया में व्हाट कैन बी डन, या रादर इंडिया के लिए आप पॉइंट्स कैसे यूज कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल नासा में क्या हुआ है कि वो इस तरह की कोशिशें क्यों कर रहे हैं, ताकि ऑल द एडिशनल वर्क दैट कैन बी डन बाय द प्राइवेट फर्म, जिससे कि जो स्पेस ट्रैवल्स है, जो स्पेस स्टेशन तक जाने की चीज़ें हैं, दैट कैन बी गोइंग टू द प्राइवेट फर्म्स। इंडिया भी तो कहीं ना कहीं ये कर सकता है। ऑल द मिलिट्री रिलेटेड काम या ऑल द लेट्स से GPS या फिर all the weather related things can stay with the government, and the ferry travel or the travel to space can go to the private firms। आप definitely इसको कोट कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, जितना प्राइवेट फर्म्स आएंगे, जितना कंपटीशन आएगा डिफरेंट प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में, उतना ही बेटर प्रोडक्ट आएगा, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। इंडिया भी इसको अपने स्पेस प्रोग्राम में यूज़ कर सकता है। अगेन नाउ व्हाट हैड हैपेंड वाज, अगर मान लीजिए कि हमेशा ही जो भी आपका स्पेस लॉन्च होगा उसमें कैप्सूल अलग से होता है राइट। यहाँ पे एटलीस्ट उन्होंने कोशिश की है कि जो आपका लॉन्च है उसमें कैप्सूल डेफिनेटली अलग हो, ताकि अगर कभी भी ऐसे जो स्पेस क्राफ्ट अगर क्रैश करने लगे तो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं आपको वो कैप्सूल में आके वापस सेफली डिटैच कर लें अपने आप को स्पेस क्राफ्ट से और इंडिया की तरफ आ जाए। तो इंडिया भी इन चीज़ों का ध्यान रखे। यू कैन डेफिनेटली कोट। सिमिलरली
बहुत सिंपल सी बात है कि जितना आप प्राइवेट फर्म्स को एंगेज करोगे उतना प्राइवेट फर्म्स अपना पैसा यूज़ करेंगी, बजट से आपको फंडिंग कम करनी पड़ेगी, तो जो एक्सप्लोरिंग द सोलर सिस्टम है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। इंडिया भी डेफिनेटली ऐसा कर सकता है। यू कैन डेफिनेटली कोड दीज थिंग्स। ना जितना ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी उतना आर्किटेक्चर आएगा स्पेस एजेंसी के पास टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लैनेट्स। नाउ दिस पर्टिकुलर क्रू ड्रैगन स्पेसिफिकली मार्स के लिए है, बट वो कह रहे हैं कि एक आर्किटेक्चर इंडिया भी बना सकता है, आप इसको यूज़ करो कि टू ट्रैवल टू डिफरेंट स्पेस प्रोग्राम्स, ठीक है, या आउटर स्पेस पे या आउटर सोलर सिस्टम में। तो कहीं ना कहीं कमर्शियल स्पेस ट्रैवल की भी आप बात कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं जितने भी पॉइंट्स एसोसिएटेड विद दिस थे, राइट, हमने उनको यूज़ किया इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में। तो दैट इज़ व्हेन रीडिंग द न्यूज़पेपर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप इन चीज़ों को डेफिनेटली कोट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं एंड में, ऑल्दो मैंने आपको पूरा आर्टिकल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताया, लेकिन ये पर्टिकुलर राइटर क्वेश्चन करता है कि क्या इंडिया में भी ऐसी प्राइवेट कंपनीज को हम डेवलप कर सकते हैं जो स्पेस प्रोग्राम को इसी तरह से आगे बढ़ाएं। दैट वील हैव टू सी। नाउ रिसेंटली 1 साल हुआ है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को एब्रोगेट हुए। तो व्हाट इज द गवर्नमेंट से कि हमने अभी तक क्या क्या किया। नाउ द ग्राउंड रियलिटीज might be different, but we'll have to go through what the government says, because इन चीज़ों को आपको मेंस में कोट करना पड़ेगा, and you can always state the sources जहाँ से ये चीज़ें आई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी चीज़ क्या है कि व्हाट द गवर्नमेंट सेज इज कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मेन स्ट्रीमिंग की है इस पर्टिकुलर स्टेट की। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मेन स्ट्रीमिंग सेज। कॉन्स्टिट्यूशनल मेन स्ट्रीमिंग का मतलब है कि ऐसी पर्टिकुलर आर्टिकल्स या स्टैचूज जो कि पहले JNK पे एप्लीकेबल नहीं थे, अब वो एप्लीकेबल हो गया, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनली मेन स्ट्रीम हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो यूटीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर की, इनको एक इगैलिटेरियन फील आएगी, है ना, इक्वल टू ऑल द अदर स्टेट्स, ठीक है। नाउ आपके दिमाग में आ सकता है कि देयर सर्टेन इशूज, इंटरनेट नहीं है एंड द अदर इशूज। यस, देयर आर इशूज, बट अगेन यू विल हैव टू सी कि एजेंडा क्या था, उन चीज़ों को उसी तरह से कोट करना जरूरी है। सी, यू कैन हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज नॉट एन इशू, लेकिन आंसर्स में हमेशा ही दोनों व्यू पॉइंट्स को कोट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार कह रही है कि हमने कोशिश की है कि जितने भी सोशली पॉलिटिकल इक्वालिटीज़ हैं, एजुकेशन है, इन सब चीज़ों को वहाँ पे लाया जाए। किस तरह से, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ पे एप्लीकेबल हो। जो शेड्यूल कास्ट एक्ट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट्स हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए एक्ट्स हैं, विसल ब्लोअर्स के लिए एक्ट है, अब वो सारे वहाँ एप्लीकेबल होंगे। तो सरकार के लिए इवेंचुअली इट विल बी एज इक्वल टू अदर स्टेट्स एज पॉसिबल। किस तरह से होगा दैट विल हैव टू सी, बट हाँ, सरकार कोट कर रही है तो डेफिनेटली आपको भी कोट करना बनता है। और सरकार कह रही है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होगा कश्मीरी पंडित जो वहाँ से बाहर आ चुके थे उनको किसी तरह से वापस वहाँ पे रिहैबिलिटेट करना। कैसे करना, इसके लिए प्लान्स व्हिच आर येट टू कम। देन रिसेंटली ऐसी बात की गई है कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे जॉब्स दी गई हैं। ऐसे लोग जो कि रेफ्यूजीज थे वहाँ पाकिस्तान से, उनको भी डोमिसाइल राइट्स देने की बात है और दिए भी गए। तो आप देख रहे हो व्हेन यू टॉक अबाउट CA, और जब आप कहते हो कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को शायद नहीं इंक्लूड किया गया, तो कहीं ना कहीं जब आप उनके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखोगे एग्जाम में, तो वहाँ पर आप कोट करोगे कि बट देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ पे उनको भी, ऐसी कम्युनिटीज़ को भी या रिलीजियस लोगों को भी वहाँ पे कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को ना आपको पॉजिटिव तरीके से भी आंसर्स में एंड इंटरव्यूज में यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया गया है वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को देना, एंड देयर इज अ प्लान कि देयर बी मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वहाँ पे जितने भी करप्शन केसेज हैं या RTI इशूज़ हैं जो सामने नहीं आते, आप देखोगे कि बहुत बार हमने न्यूज़ में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे हेबियस कॉर्पस केसेस भी होते हैं अगेंस्ट पीपल हु हैव बीन abducted फ्रॉम JNK। तो कहीं ना कहीं उनको भी केटर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये सरकार कुछ मेजर्स की बात कर रही है। जैसे जैसे हमारे सामने केसेस आते जाएंगे आप डेफिनेटली उनको कोट कीजिए। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लाइट में, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लाइट में। ना रिसेंटली पंजाब में बहुत सारी पेस्टिसाइड्स बैन किए गए हैं, राइट। ना वाई पंजाब, देखो बहुत सिंपल सी बात है, पंजाब में ना कंट्री का सिर्फ 1.53% एरिया है, लेकिन पेस्टिसाइड कंट्री का 9.2% यूज हो रहा है। बाकी स्टेट्स हैं जहाँ पे पेस्टिसाइड का परसेंटेज और भी ज़्यादा यूज़ है, लेकिन वहाँ पे लैंड भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यूपी एंड महाराष्ट्र में दैट इज व्हाट हैज हैपेंड कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूजेज है, बट लैंड भी बहुत ज़्यादा है। तो पंजाब में क्योंकि लैंड कम है और पेस्टिसाइड यूजेज ज़्यादा है, इसे स्पेसिफिकली इन पेस्टिसाइड्स को वहाँ यूज़ करने से बैन किया गया है। तो वो कह रहे हैं अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो व्हाट कैन बी डन। तो बहुत सिंपल सी 3 चीज़ें, रादर 2 चीज़ें कोट की गई हैं बाय द गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कीजिए, पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ कीजिए, है ना। और दूसरी चीज़ वो क्या करें, ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज़ करो जो कि बायो पेस्टिसाइड्स हो, मैंने ऐसे
बायो पेस्टिसाइड्स हम सेइंग कि केमिकल्स यूज नहीं होंगे, बट लिविंग बीइंग से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये पेस्टिसाइड्स बनेंगे विच विल नॉट बी हार्मफुल। तीसरी चीज वो कह रहे हैं इवन इफ यू कांट यूज अ पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक और बायो पेस्टिसाइड्स, ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज कीजिए जिनकी टॉक्सिसिटी बहुत लो है, फॉर एग्जाम्पल नीम बेस्ड बायो पेस्टिसाइड्स। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें यूज़ करके वो कह रहे हैं आप जो है इन पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना कम कीजिए। नेक्स्ट वो चीज़ कह रहे हैं रादर देन यूजिंग पेस्टिसाइड्स व्हाई डोंट यू यूज हर्बिसाइड्स, और वो कह रहे हैं जो आप केमिकल स्प्रेज यूज़ करते हैं जिससे वीड बाहर निकाली जाती है, आप लेबर को एंगेज कीजिए। लेकिन अगेन किस तरह से करना है, दैट हैज़ नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द फार्मर्स येट। नेक्स्ट एक रिसेंटली टिक बॉर्न वायरस की बात हुई है SFTS चाइना में। टिक्स मैंने आपको पहले भी दिखाया इंसेक्ट्स होते हैं जो कि इन पर्टिकुलर वायरस को आगे बढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली WHO कहता है कि वर्ल्ड की टॉप 10 प्रायोरिटी डिजीजेस में ये पर्टिकुलर वायरस हो सकता है। रादर चाइनीज प्रोविंसेस में 2009 में ये जो पर्टिकुलर वायरस है ये आइडेंटिफाई हुआ था। तो इसको टिक बॉर्न वायरस भी कहते हैं एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड SFTS। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे, मे बी यू कैन कोट इट समवेयर, किस तरह से यूज होगा वील हैव टू सी इवेंचुअली, बट बिकॉज ये चीज़ें न्यूज़ में नहीं है आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका प्राइमरी कैरियर जो है देयर इज एन एशियन टिक, और कहीं ना कहीं जो भी इससे एसोसिएटेड फार्मर्स हैं, हंटर्स हैं, पेट ओनर्स हैं, राइट, कहीं ना कहीं वो इससे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। कैसे हैं इसके बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, जैसे जैसे न्यूज़पेपर में आएगी मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन फॉर नाउ यू विल हैव टू नो कि एशियन टिक जैसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है या ये जो पर्टिकुलर वायरस है, दिस इज ट्रैवल टू ईस्ट एशियन नेशन, साउथ कोरिया, जापान, राइट। नाउ इट हैज़ नॉट कम टू इंडिया येट, बट वील हैव टू सी कि उसके बारे में भी न्यूज़ आएगी, तो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर द डे। पूरे वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 16-17 आर्टिकल्स आर डिस्कस्ड, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस के। इवेंचुअली आई विल कप अप मोर सेशंस एंड विल डिस्कस मोर थिंग्स। नाउ बिफोर आई फिनिश, PCM बैच 2 registrations are closing this weekend. Next CSAT, आपका एग्जाम बहुत पास आ रहा है, CSAT batches at very nominal prices for everybody. A lot of you have been asking us for such batches, तो वो भी लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट पंजाब PCS डेफिनेटली उसका भी बैच है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली बैचेस को ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।